नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। शुरुआत अरुणाचल की एक खबर से। अरुणाचल सीमा पर चीन की गुस्ताखी थमने का नाम नहीं ले रही। खबरों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारतीय सीमा में घुसकर एक 17 साल के लड़के को अगवा कर लिया है। घटना सियांग जिले की है। अगवा किए गए लड़के का नाम मिराम तारोन है, जो तारोन जेडो गांव का रहने वाला है। स्थानीय प्रशासन ने सेना को इस घटना के बारे में जानकारी दी है, जिसके बाद लड़के को छुड़ाने की कोशिशें जारी हो गई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल ईस्ट से सांसद तापिर गाओ ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और भारतीय एजेंसियों से इस लड़के को छुड़ाने में मदद करने की अपील की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चल सकते हैं हम अपने सहयोगी रत्नदीप के पास। रत्नदीप, जो खबरें आ रही थी उसमें यह भी कहा, कई जगह लिखा है कि भारतीय सीमा के अंदर घुसकर लड़के को अगवा किया और एक दोस्त वहां से उनके साथ जो था वो छूटकर भागा, जिसने इस पूरे बारे में जानकारी दी है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है और जो जानकारी हम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, इस बात की कंफर्मेशन कर सकते हैं कि 18 तारीख को ये हादसा हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है अपर सियांग जिला अरुणाचल प्रदेश का। वहाँ पे जीडो गांव के रहने वाले हैं मिराम तारोन, 17 साल उनकी उम्र है। वो और उनके कुछ दोस्त जो लोकल यूथ्स हैं, वो एक हंटिंग टीम बना के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके आसपास इलाके में वो वहाँ पे गए हुए थे। ये बहुत आम बात है, वहाँ पे लोकल लोग हंटिंग के लिए उस इलाके में जाते हैं। ये इलाका बिशिंग गांव के पास है। बिशिंग भारत का आखिरी गांव है उस छोर पे अपर सियांग में, जो सियांग वैली है। और बिशिंग और ये जो हादसा हुआ है ये एलएसी के उस जगह पे हुआ है जहाँ पे बहुत नजदीक से ही जो सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र को आसाम में जो नदी ब्रह्मपुत्र है वही अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहलाती है और चाइना में उसी को ही सांगपो नदी कहते हैं और उसी इलाके से वो नदी घुसती है। और उसी इलाके में 2018 में भी एक स्टैंड ऑफ हुआ था, जबकि चाइनीज पीएलए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना की है और उनके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां पे एक रोड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें पहले लोकल जो विलेजर्स हैं, ये जीदो गांव के विलेजर्स और फिर जो बिशिंग गांव और आसपास के कुछ गांव जो कि एकदम जो कि एलओसी के सबसे नजदीक के गांव हैं, सबसे नजदीक के जो ह्यूमन हैबिटेशन है, भारतीय गांव हैं, वहां के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था। इसके बाद इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी पे एक स्टैंड ऑफ हुआ था। इसके बाद वो हट गए थे। वहां पे उन लोगों ने पहले भी प्रयास किया था रास्ता बनाने का। उस इलाके में ये घटना हुई है। अब अरुणाचल प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी जिनके साथ मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये हादसा के बारे में राज्य सरकार को खबर है और नई दिल्ली को ये खबर नई दिल्ली को ये खबर भेजा गया है राज्य सरकार से कि जल्द से जल्द इसमें जो नेगोशिएशन है, इसमें जो बातचीत है चाइना के साथ रिज्यूम किया जाए, ताकि ये जो 17 साल के ये लड़के को वापस लाया जाए। जबकि जो अरुणाचल प्रदेश के एमपी तापिर गाओ, उन्होंने एलिगेशन किया है कि वो ये जो 17 साल के जो लड़के हैं इनको एब्डक्ट किया गया है पीएलए द्वारा। मगर आर्मी सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि ये घटना की वो पुष्टि कर रहे हैं, मगर आर्मी के सोर्सेज के मुताबिक ये घटना ऐसी हो सकती है कि रास्ता भी भटक सकते हैं ये लोग। मगर तापिर गांव का ये दावा है, उन ट्वीट्स में उन्होंने लिखा है कि जो इनके दोस्त थे उस ग्रुप में, हंटिंग ग्रुप में, वो किसी तरह बच के निकले और उन्होंने आके प्रशासन को ये खबर दी। तो और भी थोड़ी क्लैरिटी और भी थोड़ी जानकारी इस वक्त जरूरी है, जो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही रिमोट एरिया है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में सितंबर के महीने में जो 5 युवक जो इंडियन आर्मी के पोर्टर हुआ करते थे अपर सुबनसिरी जिला, ये और एक जिला है जहाँ पे जो कि बहुत ही रिमोट है और वहाँ पे वो जो मकमोहन लाइन है, जो मैकमोहन लाइन जो कि एक इमेजिनरी लाइन होता है जो बाइफरकेट करता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन चाइना का, मैकमोहन लाइन के बहुत नजदीक उनको से वो
उनको वो डिसअपियर हो गए थे और इसके बाद 10 दिन बाद चाइनीज कस्टडी से उनको वापस भारत भेजा गया था। ऐसे घटनाएं पहले भी हुए हैं, मगर इस बार जो इलाका है वो इलाका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 में भी इस इलाके में स्टैंड ऑफ हुआ था चाइनीज पीएलए और इंडियन आर्मी के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ही डेलिकेट है वो इलाका और वहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच रत्नदीप इससे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सरकार के एक्सपर्ट पैनल ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड कोवैक्सीन को मेडिकल दुकानों पर बेचने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार वैक्सीन कुछ शर्तों के साथ कोविशील्ड कोवैक्सीन को मेडिकल दुकानों पर बेचने की मंजूरी दे सकती है। अभी तक देश में दोनों वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की ही मंजूरी है। पिछले हफ्ते हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन की मंजूरी की मांग की थी। इससे पहले पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कोविशील्ड के लिए इसी तरह की अर्जी लगाई थी। और वैक्सीन को लेकर कई तरह की गलतफहमी और कई बार बेवकूफी की भी खबरें सामने आती हैं। देश के कई इलाकों में अब टीकाकरण को लेकर कई तरह की गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश के बलिया के लोगों को टीके लगाने के लिए पहुंचे स्वास्थ्यकर्मियों को अजीबोगरीब हालात से दो चार होना पड़ा। एक शख्स तो वैक्सीन के डर से पेड़ पे चढ़ गया तो दूसरे शख्स ने स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। बलिया जिला के बिशुनपुरा गांव में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए बज रही डुगडुगी, लेकिन टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों को बड़ी अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा। जब इनके डर से एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया, बड़ी मान मनौवल के बाद नीचे उतरा। उसे मनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी आप खुद देखिए। लगाओ जी, इनको इंजेक्शन लगाओ। वही लगाओ, चढ़ा के लगाओ, उतारो नीचे उतरो, यही खड़े हो, खोलिए इसको। आओ और लगाओ, इसी ब्लॉक में नदी के किनारे मछुआरों को टीका लगाने पहुंची टीम को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक मछुआरे ने टीका नहीं लगवाया और ज्यादा दबाव देने पर कर्मचारी से उलझ गया और उसे सरयू नदी की तरफ घसीटने लगा। रेवती ब्लॉक के इस वायरल वीडियो की तस्दीक खंड विकास अधिकारी भी करते हैं। टीका लेना है भाई, आप लोग को भी टीका लगवा दो। हम बाद में लेंगे। ये विकास खंड रेवती में एक गांव पंचायत हड़िया कला का मामला है, जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है। दूसरा मामला जो है सरयू घाघरा नदी पर है। वो व्यक्ति चूंकि नाविक था, मेरी टीम पूरी तरीके से ये पूछने के लिए गई कि टीका लगवा लीजिए। जिसने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सुबह से निकला हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और उसी में वो नाविक जो है कूद पड़ा। फिर हमने कहा कि नहीं, ये टीका बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिर वो भाग गया। उसने मेरा टीम के एक मेंबर का मास्क भी छीन लिया। फिर हमने उसको समझाया और मेरे समझाने के बाद वो तैयार हो गया। उसने कहा सर मैं अवश्य टीका ले लूंगा। बलिया के इन 2 वायरल वीडियो से पता चलता है कि कोविड को लेकर अभी भी हमारे गांव में पूरी जागरूकता नहीं है। ऐसे में बेहतर ये होता कि सरकारों के साथ हम सब भी अगर अपने आसपास लोगों को कोविड इंजेक्शन के बारे में जागरूक करते तो इस बीमारी से मजबूती से लड़ा जा सकता है। बलिया से करुणा सिंधु के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में काबा का राग छेड़ने वाली गायिका नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर ट्रोल का शिकार हो रही हैं। इस ट्रोलिंग पर उनका क्या कहना है, सुनते हैं इनसे इस खास बातचीत में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भोजपुरी गानों का अपना एक महत्व होता है और वो लोगों के सर चढ़ करके भी बोलता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 दिग्गज ऐसे हैं जो उन्होंने अपने अपने गाने बनाए हैं। उसमें मनोज तिवारी का अपना गाना है, निरहुआ ने अपना गाना बना रखा है
और रवि किशन ने जो है अभी यूपी में सब बा करके एक गाना बनाया जिसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट और सारी चीज़ें डाल करके बनाई गई, लेकिन एक बहुत सादगी भरा गाना आया जिसमें यूपी में का बा करके, आप समझ सकते हैं कि वो गाना नेहा राठौर ने बनाया। इस समय हमारे साथ नेहा राठौर हैं। उनके गानों में बहुत सी चीज़ें थी, उनके साथ बहुत से साज और बाज था। नेहा के गाने में बहुत साज बाज नहीं है, एक हल्का सा रिदम है, लेकिन उसके बोल बहुत स्ट्रांग है। यही वजह है कि वो भाजपा के तमाम लोगों के लिए वो थोड़ा सा भारी पड़ता नजर आया और लोगों पर भारी पड़ता नजर आया। तरह तरह से नेहा को जो एक बात निकल के आई कि उन्हें लोग ट्रोल भी करने लगे हैं। तो नेहा हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नेहा, आपने जब ये गाना बनाया तो अब इसको लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया बीजेपी या उनकी ट्रोल सेना की तरफ से आ रही है? सबसे पहले तो शुक्रिया ये मंच देने के लिए सर, और एनडीटीवी के सारे दर्शकों को भी मेरा शुभ दोपहर। मैंने एक गाना गाया है यूपी में काबा, जाहिर सी बात है मैंने उसमें जनता की बात रखी है और यूपी में चुनाव है और सर सरकार को क्या बोलते हैं अपनी आलोचना, उसमें मैंने सरकार की आलोचना भी करी है। सत्ता पक्ष को अपनी आलोचना पसंद नहीं है तो क्या बोलेंगे, उनकी जो आईटी सेल है ट्रोल मुझे कर रही है, वो हमेशा से करती रही है। ऐसा नहीं कि कोई आज मैंने यूपी में काबा गा दिया तो कर रही है, उससे पहले भी लगातार जब मैं गाती रही हूँ, मैं हमेशा पॉलिटिकल सटायर गाती ही रहती हूँ और वो हमेशा मेरे पीछे पड़े ही रहते। तो आज कुछ नया नहीं कर दिया, पर क्योंकि चुनाव का माहौल है तो थोड़ा मतलब एक नहीं होता कि पूरी फौज के साथ आना और गंदे अपशब्द लिखने, ये सारी चीजें चल रही है। पर कोई बात नहीं, मैं खुद को लोक कवि कहती हूँ, लोक कलाकार कहती हूँ, लोक गायिका कहती हूँ सर। तो मैं हमेशा अपनी जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती हूँ। मैंने जनता को ये वादा किया है कि मैं हमेशा जनता की आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। सरकार के पास अपनी मंच है, अपनी मीडिया है। यूपी में सब गाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके एक गाना बनाया चुनाव प्रचार के लिए, ठीक है, लेकिन जनता का कोई प्रवक्ता नहीं होता। आज चुनाव बीत जाएगा, कोई भी पार्टी जीत जाएगी, 5 साल तक वो जनता का हाल चाल लेने वाली नहीं है कि का जनता हमारा राजकाज में सब कुछ बढ़िया चलत है कि नहीं चलत। तो अब क्योंकि कई लोग कह रहे थे, एक तो मैंने ट्विटर पे पढ़ा भी, एक जनी ने लिखा हुआ था, कोई महिला ही थी, कि झूठी हवाई बातें ना करो, FIR दर्ज हो जाएगा। यही गंगा का किनारा सर पूरा लाशों से भरा हुआ था, ठीक है, कुत्ते बिल्ली नोच करके खा रहे थे। मैं तो कहती हूँ उन लोगों से जो कहते हैं कि गलत गाया है, आप एक लाइन उठा करके दिखा दीजिए, मैं उस वीडियो को डिलीट कर लूंगी। मेरे गाने के बोल कुछ ऐसे हैं सर कि बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, ए बाबा काबा। तो आप लोग बताइए इसमें से एक भी लाइन क्या वो बात लखीमपुर खीरी वाली गलत है? हाथ रस में जो रातों रात मैं इसलिए अपनी लाइन को दोहरा रही हूँ क्योंकि लोगों को मेरी लाइनों से आपत्ति है। कोई 1-1.5 मिनट का वीडियो है और उसी पे लगे हुए हैं कि तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। बता दीजिए कहाँ पे मैंने गलत गाया है। हवाई कहीं से भी मनगढ़ंत बात, मैं तो कहती हूँ कि भैया आपको जो करना है आप करिए। एक होता है ना, हम कॉन्फिडेंट है भाई, हमने सही गाया है, सारी चीजें हुई हैं। ये तो कह देते हैं ये तस्वीरें गलत हैं, ये वीडियो झूठ है, सब कुछ झूठ है, खाली आप ही सही हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपको डर लगता है क्या जो इस तरीके से ट्रोल होता है? सर एक बात मैं आपको बता दूं, किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की, अगर उसके शासन काल में अगर प्रजा उससे डरती है तो सरकार को तो सर चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। हम आपको वोट दे करके उस कुर्सी पर बिठाए हैं और फिर हम आपसे डरेंगे? हमने आपको चुना, हम आपसे डरेंगे कि आपसे आंखों में आंख डाल करके सवाल करेंगे सर? दूसरा ये सवाल है, ये है कि ये जो गीत हैं वो खुद से लिखती हैं आप या पूरी टीम है या कैसे करती है? सर मैं बता दूं एनडीटीवी के माध्यम से, मेरी कोई टीम नहीं है। एक छोटू सा मेरे पास फोन है, मैं ये फोन भी दिखा देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि फंडेड वीडियो है, फंडिंग होती है इसकी, इसी फोन से मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं मेरे गीत खुद लिखती हूँ, खुद गाती हूँ, खुद रिकॉर्ड करती हूँ। 1 मैन आर्मी वाला काम कर रही हूँ, सारा काम। आपके बहुत से कुछ चीजें हैं, तो आपने पढ़ाई कहाँ से की और फिर आपने इसे कैरियर क्यों बनाया? इसके पीछे क्या कारण क्या है? क्या भोजपुरी के लेकर के है? तो ये क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ से की और कैरियर क्या बनाया? जी 2018 में कानपुर विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद 2018 में सर मुझे ऐसा लगा कि
मुझे ग्रेजुएशन बीएससी नहीं करना चाहिए था सर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मैं बड़ा ये मेरा पर्सनल है, मुझे लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ना कुछ म्यूजिक वगैरह का करना चाहिए था, पर नहीं किया तो समय छूट गया। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन 2 क्या बोलते हैं चल रहा था उस टाइम पे मोदी जी का, और मैंने एक गीत लिखा, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना, ये ऐसे उसके कुछ बोल थे। मैंने फेसबुक, तब मेरा पेज भी नहीं था, प्रोफाइल था, मैंने उस पर अपलोड किया और रातों रात बड़ा उसके शेयर हुए। लोगों ने कहा नेहा तुम ठीक लिख रही हो, ठीक गा रही हो, तुम इसको आगे कंटिन्यू रखो, और मैं तब से गा रही हूँ सर। बाकी कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है, कभी सोचा नहीं था कि हम गाना गाएंगे और अपने भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक लोक गीतों को भी गाना होगा। तो इस तरह से करके हम भोजपुरी को बचा सकते हैं। ये जो गंदे गीत गा रहे हैं इन लोगों को डिमोरलाइज करना होगा। सरकार से तो मैं कहती हूँ कि भैया इन लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन लीजिए। लोग कह देते हैं कि ये तो विपक्ष की एजेंट है, क्या क्या लिख देते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि जनता को हमेशा विपक्ष के ही रोल में रहना चाहिए। ठीक है, हम जनता हैं, ठीक है, हम तो सवाल आपसे पूछेंगे। अब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को हो जाता है फायदा, क्योंकि भाई नेहा सिंह राठौर, अरे भैया जो विपक्ष को काम करना चाहिए, जो मीडिया को काम करना चाहिए, वो नेहा सिंह राठौर काम कर रही है सर। तो कहीं ना कहीं चीजें वैसे हो जाती हैं। पर मैं जनता को, देखिए लोग कह देते हैं ये तो विपक्षी पार्टी की एजेंट है। हम कहते हैं आप बता दीजिए एक लाइन जिसमें मैंने जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी मैंने तरफदारी करी हो, तो ना होगा कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से गा रही हूँ। मैं तो जन के इश्यूज को गा रही हूँ। अभी आप सिर्फ एक ही गाना बनाएंगी या कुछ अगला गाना भी प्लान कर रही हैं इस यूपी के चुनाव में? नहीं, बिल्कुल अगला वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 पे मैं काम कर रही हूँ। वो क्या है, अगर एक दो बोल अगर उसके कुछ इस तरीके से आ जाए? एक्चुअली सर ना मैंने उसको पूरा लिखा नहीं है, मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं लिखूं क्या। लिखना तो तय है, ठीक है, लेकिन इन 2 दिनों से मैं इंटरव्यूज देते थोड़ी थक जा रही हूँ। लेकिन उसकी थीम किस पर आएगी? कुछ यूपी में काबा ही आएगी, काबा यूपी में ही काबा, क्योंकि उन 4 लाइनों में वो पूरी यूपी अभी दर्शा नहीं पाई हूँ मैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताना है कि काबा। तो ये है नेहा राठौर, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। और यूपी में काबा का अभी पहला गाना आया है, अभी दूसरे गाने का आप लोग इंतजार करिए। वो फिर एक कोई पॉलिटिकल सटायर लेकर के आएंगी, और जिस तरीके से इन्हें तमाम तरीके से ट्रोल या कुछ किया जा रहा है उससे वो बेहद एकदम बिल्कुल नहीं परेशान है और आगे भी वो काम करना चाहती हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव की बिसात बीत चुकी है, और आज इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। अब आपका अगला कदम क्या होगा जब बातचीत टूट गई समाजवादी पार्टी से? अब क्या करेंगे? देखिए, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और जिनके लिए 5 साल सड़कों पे संघर्ष किया है, मुकदमे झेले हैं, लाठियां खाई हैं, जेलें काटी हैं 2.5 साल के लगभग, उस जनता से अपील करेंगे कि ये स्थापित नेताओं को तो आपने देख लिया, ये जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं कि हम पे कुछ है नहीं करने को, जब सरकार में होते तो कुछ करते नहीं है। तो नए लोगों को मौका देना चाहिए जनता को, और अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और आशा और उम्मीद है कि जिन लोगों ने बुरे समय में जिनकी लड़ाई हमने लड़ी है, वो जनता इस बात को समझेगी कि उनको अब कैसे नेता की जरूरत है। क्या अब उनको वही नेता चाहिए जो पिछले 5 साल ट्विटर पे और फेसबुक से अपनी राजनीति कर रहे थे, या जो 5 साल सड़कों पे उनके बीच? उनको किस तरह का नेता भविष्य के लिए चाहिए, ये बात उनको तय करनी होगी। तो चंद्रशेखर जी, कांग्रेस से भी आपकी बात हो रही थी, क्या उस पर क्या प्रगति हुई? क्या वहां भी बात नहीं हो पाई? देखिए, मेरी तो नहीं हुई है, मेरी होती तो मैं आपको जरूर बताता। और सबको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर पार्टी अपनी अपनी प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही है। आजाद समाज पार्टी भी, और उनके जो गठबंधन के साथी होंगे, हम उनके साथ जाके अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत करेंगे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत अहम चुनाव है, और उसमें तय होगा कि किस तरह से जो है सबकी भागीदारी बन के एक अच्छी सरकार बने। तो हम प्रयास करेंगे सबको इकट्ठा करने का। अगर आज मैं बात कहूंगा तो शायद आपको लगे कि मैं किसी अति उत्साह में, अति विश्वास या अहंकार के साथ बोल रहा हूं, लेकिन ये एक सच है कि जब आदमी फील्ड में मेहनत करता है, काम करता है। मैंने 5 साल अपने घर पे नहीं मैं सोया। 5 साल जो है मैंने 2 साल से ज्यादा तो जेलों में रातें काटी, और मैंने, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, समाज के लिए काटी। वो समाज जो है जिसने मुझे जिला पंचायत में वोट दिया था, अब उस समाज से मैं अपील करूंगा कि आपको कैसा नेता चाहिए जो 5 अब चुनाव के बाद अपने घरों में छिप जाएगा, जाके एसी में पड़ जाएगा, या ट्विटर पे से जवाब देगा, या वो नेता चाहिए जो आपके लिए सड़कों पे खड़ा रहेगा। तो जनता अगर हमें
ताकत देगी तो हम उनको निराश होने का मौका नहीं देंगे। इस बात को लेके और अपने मैनिफेस्टो को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। जो राजनीतिक गलियारों में इस बात को चर्चा थी कि जिस तरह प्रियंका गांधी आपको हॉस्पिटल में देखने गई थी, उसके बाद लगा था कि शायद कुछ बात बन जाए उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए, लेकिन क्या हुआ वहां पे, कुछ इस बारे में बता सकेंगे? देखिए, प्रियंका जी अच्छी नेता हैं। अगर मेरे बाद कोई लड़ रहा था उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी थी। मैं उनका सम्मान करता हूं, बहन है। और उनको धन्यवाद भी कि उन्होंने उत्तर पंजाब में चन्नी जी को जो है इस वजह से समाज को सम्मान देने का काम करा। लेकिन राजनीति सबकी अपनी है, सब अपनी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरी उनसे कोई बात हुई नहीं है। अगर कोई बात होती और कोई समझौता बनता तो मैं आपको जरूर बताता। तो कांग्रेस की तरफ से कौन सा नेता आपके टच में था? क्या भूपेश बघेल आपके टच में थे? देखिए, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि मेरे कोई टच में था। और मैंने ये बताया था जिस दिन समाजवादी से हमने बना कर दिया कि अब हम गठबंधन नहीं करेंगे उनसे, तो मैंने बताया था जो बिखरा विपक्ष है हम उनको प्रयास करेंगे कि वो इकट्ठा हो जाए। और ये सारा काम कोर कमेटी के लोग कर रहे थे। किसी कारण से हो सकता है कि अब चीजें ना आगे बढ़ रही हो, लेकिन मेरे ऊपर जो आदेश है कोर कमेटी का वो ये है कि आपको अपने दमखम से चुनाव में जाना है और जो 60% नौजवान है उसको प्रभावित करना है। तो आप अपनी तैयारी मजबूत रखें। भीम आर्मी का कैडर और कार्यकर्ता जमीन पे है और जितना बूथ हमारा मजबूत है इतना मजबूत किसी का नहीं। कहा जाता है कि राजनीति में 48 घंटे बहुत होते हैं। इसका मतलब क्या हम समझे कि अभी भी बात बिगड़ी नहीं है, अभी भी कोशिशें की जा सकती हैं यदि एक जैसा आपने कहा विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए तो? देखिए, वो 48 घंटे तो पूरे हो चुके हैं। वो 48 घंटे 17 तारीख को पूरे हो गए थे। अब तो आगे के लिए समय शुरू हो गया है कि अब जनता क्या चाहती है, जनता के बीच में क्या सोच है। मैं आपको एक जानकारी छोटी साझा करता हूँ। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर कोई बात होगी तो ये बताइए मीडिया के द्वारा तो जनता के सामने रखी जाएगी, आप ही के पटल पे तो रखी जाएगी। तो अभी तो कोई ऐसी वार्ता नहीं है। अगर कोई वार्ता होती है तो वो जरूर आपके सामने रखी जाएगी। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सभी सरकारों को देख लिया है। वर्तमान की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे पहले समाजवादी की, उससे पहले बसपा, सभी की सरकारें देखी और इसलिए बदल दिया क्योंकि वो इनसे खुश नहीं हो पाए। और अब भी उनको विश्वास था कि भाई एक अच्छा विकल्प बनेगा। नहीं बना तो हम प्रयास करेंगे कि अब हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के जरिए खुद अपने साथियों को साथ लेके विकल्प बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजनीति में किसी को भी नकारना अच्छा नहीं है। मैंने तो बड़े बड़े महाराजा एक आम आदमी चंद्रशेखर जी, मैं बार बार आपसे कांग्रेस के बारे में इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ जानकारी मुझे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मैं बार बार इसलिए आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ जानकारी मेरे पास भी है, भले ही अभी बात बनी नहीं है, अभी पूरी तरह पक्का नहीं हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्या अभी भी कोशिशें हो सकती है कांग्रेस की तरफ से? या मैं कह रहा हूं कि आपके पास ज्यादा जानकारी हो सकती है, मेरे पास कम हो सकती है। जैसे मेरे पास कोई जानकारी आएगी मैं आपसे जरूर बताऊं। कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने मीडिया से नहीं बताई। और मैं तो एनडीटीवी का धन्यवाद करता हूं कि जहां कोई बात नहीं उठाता आप लोग वहां बात उठाते हैं। तो मैं समझता हूं इधर एनडीटीवी लड़ रहा है, इधर चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं यूपी में, तो दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं पिछले 5 साल विपक्षी था। 5 साल में कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैं किसी मुद्दे पर ना लड़ा हूं। मैं हमेशा लड़ा और आगे भी लड़ूंगा। और उनको तय करना है कि लड़ने वाला नेता चाहिए या जो अपने एसी के रूम से बाहर ना निकले, ट्विटर से बाहर निकले, ऐसा नेता चाहिए जनता को तय करना। चलिए चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, लड़ने वालों की हार नहीं होती, लड़ते रहिए। और एनडीटीवी के बारे में जो कुछ कहा आपने उसके लिए आपको शुक्रिया। वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन नई नई तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। और एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा से प्रत्याशी विक्रम सैनी की। विक्रम सैनी अपने क्षेत्र के एक गांव मनव्वरपुर में मीटिंग के लिए पहुंचे थे, जहां से ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया। वीडियो में विक्रम सैनी गाड़ी में हाथ जोड़ते और कुछ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें पहले देखिए, वहां पर क्या कुछ हुआ।
तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से एक तरफ प्रत्याशी जो है वो कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच पहुंचने की, लेकिन इस तरह की चुनौतियां भी उन्हें झेलनी पड़ रही हैं और खासकर बीजेपी जो कि सत्ताधारी पार्टी है उनके लिए मुश्किल है। ऐसा है, वीडियो वायरल है, मुनव्वरपुर में गया था, सैनी समाज की मीटिंग थी, 2 लड़कों ने शराब पी रखी थी, केवल वही बोल रहे थे, विरोध उन्होंने ही किया। वे पहले भी राजपाल सैनी के साथ थे, अब भी राजपाल सैनी के साथ है, केवल 2 लोग, बाकी सारे मेरी साथ है, पूरा गांव मेरी साथ। तो हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, यहाँ पर विक्रम सैनी कह तो रहे हैं कि 2 ही लोग थे जिन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि दूसरे जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। क्या वजह पता चल पाई है, क्यों इन्हें यहाँ से इस तरह खदेड़ा गया? देखिए, विक्रम सैनी खतौली विधानसभा जो मुजफ्फरनगर की है वहां से मौजूदा विधायक हैं और वहां से बीजेपी ने इनको फिर से एक बार टिकट देकर के मैदान में उतारा है। ये मुनव्वरपुर गांव गए थे कल प्रचार के लिए, जहां पर इनको ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। इनफैक्ट ये सैनी समाज की ही एक कार्यक्रम में गए थे, वहां पर किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई। देखिए अदिति, समझना होगा मुजफ्फरनगर है, ये गढ़ रहा है किसान आंदोलन का। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत यहीं से आते हैं और आपको याद होगा किसान यूनियन ने बायकॉट का ये फैसला लिया था कि बीजेपी लीडर्स का बायकॉट करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने ये कहा है कि वो किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ग्रामीणों में विधायकों को लेकर के नाराजगी है, तो यही एक वजह बताई जा रही है। जो हमारी बात हुई है कि वहां पर इस बात को लेकर के कहा सुनी हो गई, उसके बाद फिर विक्रम सैनी को वहां से लोगों ने नारेबाजी करते हुए जाने के लिए मजबूर कर दिया। विक्रम सैनी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लोग थे जो शराब पी करके वहां पर आ गए, लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे अदिति, आपको नजर आएगा कि काफी भारी तादाद में ग्रामीण है। पहले उनको वो हूट करते हुए, नारे लगाते हुए गाड़ी तक ले जाते हैं और फिर जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो वो वहां से उनको फिर भी नारेबाजी करते हुए जाने के लिए मजबूर करते हैं। विक्रम सैनी हाथ जोड़ते ग्रामीणों से बात करते हुए नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव का वक्त है, वो प्रत्याशी हैं तो उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन ये समस्या सिर्फ विक्रम सैनी के साथ ही नहीं आ रही है, कुछ और इलाकों में भी बीजेपी के नेताओं का विरोध है और एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं। 5 साल की सरकार के बाद ये मौजूदा विधायक भी हैं, तो दूसरी वजहों से भी नाराजगी है। बिल्कुल सौरभ, और उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं और विक्रम सैनी का जी, कई ऐसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में सौरभ जिनको लेकर बीजेपी को चुनौती झेलनी पड़ेगी और यही हम वजह भी देख रहे हैं कि हर तरह से अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है और इस तरह के विरोध जो हैं वो आम हुए हैं बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए, चाहे विधायकों के लिए। इसके अलावा भी सौरभ आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी की राजनीति में काफी कुछ हो रहा है। अखिलेश यादव ये तो संकेत दे चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है, क्योंकि कल जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा आजमगढ़ को लेकर, क्योंकि वो आजमगढ़ से सांसद, तो उन्होंने यही कहा कि जनता से वो पूछेंगे, जनता का जो मन होगा मैं वैसा ही करूंगा। इसके अलावा बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है। क्या सीटों के बंटवारे पर अब भी पेच फंसा हुआ है बीजेपी का, ये अभी देखना बाकी होगा। इधर दिल्ली में यूपी बीजेपी के करीब 300 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सेंट्रल कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है और माना जा रहा है कि आज उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मोहर लग सकती है। तो सौरभ, यहाँ पर ये जो अखिलेश यादव को लेकर सवाल उठ रहे हैं उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पहले जेपी नड्डा ने सहयोगियों को लेकर क्या कुछ कहा है, गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है और लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है,
पिछले 3 चुनाव से 2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन इन तीनों चुनाव में प्राप्त हुआ है। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। तो सौरभ, यहां पर बेहतरीन कॉकटेल बोल रही हैं अनुप्रिया पटेल, लेकिन अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ। क्या कुछ खींचतान की भी खबरें आ रही हैं या थोड़ा और वक्त लगेगा अभी? देखिए, अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी, ये 2 घटक दल हैं जिनको बीजेपी साथ लेकर के चल रही है। जो निषाद हैं लगभग 4.5% हैं उत्तर प्रदेश में, और अनुप्रिया पटेल कहा जाए कुर्मी वोट बैंक की राजनीति करती हैं, तो उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। इन दोनों नॉन यादव ओबीसी पिछड़े दलों को बीजेपी साथ लेकर चलना चाहती है। जो अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग की है उसमें सेंध लगाने के लिए, देखिए अनुप्रिया पटेल को पिछली बार 11 सीटें दी थी बीजेपी ने, जिसमें वो 9 सीटें जीत के आई थी, जिसमें से 9 विधायक जो थे उनके उसमें 2 विधायक चौधरी अमर सिंह और डॉक्टर वर्मा ऑलरेडी समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो अनुप्रिया पटेल भी हार्ड बार्गेन कर रही हैं कि उनको ऑफर मिला समाजवादी पार्टी से, जब तमाम उनके ओपी राजभर जैसे सहयोगी छोड़ के चले गए, फिर भी वो बीजेपी के साथ रही, उनकी वफादारी की उन्हें भी इनाम मिलना चाहिए। तो हमारे सूत्रों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल लगभग 17 सीटें जो है मांग रही थी, तो हो सकता है कि 15 या 14 में बात बन जाए। निषाद जो संजय निषाद ने निषाद पार्टी के, वो भी 15 से 16 सीटें मांग रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने शुरुआत तो 25 सीटों से की थी, लेकिन वो 15 सीटों पर आ गए हैं। तो दोनों ही सहयोगी दलों को 12 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इसका ऐलान आज हो सकता है। आखिरी मोहर जो केंद्रीय समिति की बैठक होगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें ली जाएगी। लेकिन ये तय हो गया है कि ये दोनों सहयोगी दल साथ ही रहेंगे, और इसमें अमित शाह का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि संजय निषाद बीच में बागी हो गए थे, फिर बाद में उनको अमित शाह अपने साथ लेकर के आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संकेत देने की कोशिश की गई कि निषाद पार्टी और अपना दल अनुप्रिया पटेल का साथ में है बीजेपी के। बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। अभी बहुत सी चुनावी हलचल हैं वो देखने को मिलने वाली हैं, और अखिलेश यादव को लेकर भी आपसे बातचीत करेंगे कि क्या उनकी सीटों को लेकर अटकलें चल रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खबर आई है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारतीय सीमा में घुसकर एक 17 साल के लड़के को अगवा कर लिया है। घटना अपर सियांग जिले की है। अगवा किए गए युवक का नाम मिराम तारोन है, जो तारोन जिडो गांव का रहने वाला है। स्थानीय प्रशासन ने सेना को इस घटना के बारे में जानकारी दे दी है, जिसके बाद इस युवक को छुड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि मिराम उस ग्रुप का हिस्सा था जो भारतीय सीमा के अंदर शिकार कर रहा था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल ईस्ट से सांसद तापिर गाव ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और भारतीय एजेंसियों से इस युवक को छुड़ाने में मदद करने की अपील की है। और अब बात कोरोना के मरीजों की करते हैं। तीसरी लहर में पहली बार है आज ऐसा जब 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में देश में 3,17,532 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और 491 मौतें दर्ज हुई हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। आज संक्रमण दर 16.41% रिकॉर्ड की गई है और देश में कोरोना के एक्टिव केस अब बढ़कर 19,24,051 तक पहुंच गए हैं। ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे देश में तेजी से 9,287 ओमिक्रॉन के केस अब तक हो चुके हैं और ठीक होने वालों की तादाद की अगर बात की जाए तो कल 2,23,990 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। और अब बात हमारी खास पेशकश एनडीटीवी बीट्स की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियो जिन्होंने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा और उसमें कुछ अजीबोगरीब वीडियो भी शामिल है। कोरोना से जंग में वैक्सीन जरूरी है, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों में डर भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश में तो एक लड़की वैक्सीन से बचने के लिए पेड़ पर ही चढ़ गई। उतारिए नीचे आ जाओ उतारिए कर लो, नहीं तो उतारिए हाथ कर लो जैसे। उतारिए नीचे आ जाओ उतारिए उतारिए कर लो, नहीं तो उतारिए हाथ कर लो जैसे कर लो। ले जाओ उतारा उतार ले भाग
और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा परिवार जिसने अपने होने वाले दामाद को 100 नहीं, 200 नहीं, 365 व्यंजन परोसे। क्योंकि दामाद NRI है, रोज मिल नहीं सकेंगे तो प्यार दिखाने के लिए ऐसा किया गया। बाद में दामाद की क्या हालत हुई है ये पता नहीं है। अब चीन की एक महिला की बात, जिसे अपना एक ऑर्डर कैंसिल करने और उसके लिए जमा किए गए 40,000 रुपए न लौटाने को लेकर इतना गुस्सा आया कि उसने दुकान पर जाकर 8 गाउन फाड़ डाले। बाद में उसे हिरासत में लिया गया और 40,000 के बदले 8 लाख का भुगतान करना होगा, वो अलग। अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन आजकल काफी चर्चा में है और उसमें खाने के साथ अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि इस वीडियो में आप देखेंगे डोसा आइसक्रीम, जिसने लोगों को नाराज भी कर दिया। सबसे पहले ये हमारा डोसा आ गया। वैसे डोसे और आइसक्रीम की ऐसी हालत देखकर कोई भी नाराज हो जाएगा। पैराग्लाइडिंग करना अपने आप में हिम्मत का काम है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंच जाएं और वहां पर डर लगे तो कोई क्या करे। ऐसे ही एक महिला ऊपर पहुंचते ही बोली, मेरी शादी ही क्यों करवाई। ए भगवान, शादी क्यों कराई? ए भगवान, मुझे आंखें नहीं खोली, मुझे नहीं खोली, मुझे नहीं खोली आंखें, मुझे आंखें नहीं खोली। चिल्लाना नहीं है। विजय साल के लिए विजय, तू मुझे क्यों करता है? ए भगवान, शादी क्यों कराई? ए भगवान, मेरे को, ए भगवान, मेरा पति का है, वो ठीक है, वो पीछे, हाँ ठीक है भाई। 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे भाई। 500 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे आज हमारा। कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं तो आपकी वीडियो भी वायरल हो जाएगी स्पिकी नाउज़ा की तरह। लैंड करा दे। ए भगवान, मुझे बचा ले। बेजुबान जानवर को परेशान करने की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं और कई बार जानवर की नाराजगी भी कैमरे में कैद हो जाती है। और ऐसे ही एक व्यक्ति को अपनी गलती से ऊंट का गुस्सा झेलना पड़ा। विकी कौशल अब तो कसरत वगैरह करके काफी अपनी बॉडी बना चुके हैं, लेकिन 2009 का उनका एक वीडियो सामने आया है, वो भी एक्टिंग स्कूल का। एक्ट्रेस शिरीन मिर्जा ने ये वीडियो शेयर किया है उनका और विकी कौशल का, जिसमें दुबले पतले विकी कौशल डांस करते हुए नजर आए।
देश प्रदेश में बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर नई आबकारी नीति के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सरकार ने शराब को सस्ता कर दिया है। ये और बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल ये कहा था कि वो 15 जनवरी 2022 तक शराबबंदी करवाएंगी, नहीं तो सड़कों पर उतरेंगी। लेकिन ठीक 2 दिनों बाद शराबबंदी तो दूर, शिवराज कैबिनेट ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया है। इसकी पड़ताल करती हमारी सहयोगी अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। आपने जनवरी से मध्य प्रदेश में शराब के खिलाफ 15 जनवरी तारीख याद है रिकॉर्ड में, क्योंकि मकर संक्रांति है ना 14 को, तो 14 तक मेरे को गंगा सागर पहुंचना है। मकर संक्रांति को गंगा जी का जो जल है वो गंगा सागर में मिलाना है, उसके बाद लौटूंगी। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल सरकार को शराबबंदी के लिए 15 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया था। वो मध्य प्रदेश की सड़क पर तो नहीं उतरी। हाँ, सरकार ने नई आबकारी नीति में शराब जरूर सस्ती कर दी। नीति जो मध्य प्रदेश की है उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि शराब की नई दुकान तो नहीं खुलेगी, लेकिन विदेशी शराब में 10% से 13% तक की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देसी दोनों शराब मिल जाएंगी। राज्य में फिलहाल 2544 देसी, 1061 विदेशी शराब दुकानें हैं। अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है वो घर पर बार भी खोल सकेगा। भोपाल और इंदौर में माइक्रो बेवरेज को मंजूरी मिली है, जिसमें रोजाना 500 से 1000 लीटर शराब बनाने की क्षमता होती है। एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी। मॉल में काउंटर पर भी वाइन मिल सकेगी। हालांकि कैबिनेट मंत्री इसमें ही हाथ जोड़ रहे हैं कि नई दुकानें नहीं खुलेंगी। निशाने पर बिहार की शराबबंदी भी है। वहीं कांग्रेस उमा भारती के बयान से सरकार को घेर रही है। शिवराज सिंह साहब को धन्यवाद और आभार करता हूं कि उन्होंने प्रदेश में एक भी देशी विदेशी मदिरा की दुकान या उप दुकान खुलने की अनुमति नहीं दी। बिहार में बंद हुई, कानूनी रूप से बंद हो गई, अवैध बिक रही है। तो हमको कानूनी के साथ साथ अवैध बिक्री न हो, इसके लिए जनमानस में माहौल बनाने का काम हम सबको करना चाहिए। जब हम इस काम को कर पाए तब हमको सरकार से मांग करनी चाहिए। उमा भारती जी क्या कह रही हैं इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। जिन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी और नशाबंदी को लेकर प्रांत व्यापी आंदोलन करेंगी, वो कहाँ है? प्रद्युमन सिंह जी क्या कह रहे हैं ये अलग बिंदु है, लेकिन सरकार प्रोहिबिशन के लिए कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। बहरहाल सियासत नफा नुकसान के बीच भिंड जिले के इंदुरखी गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 2 सगे भाई सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कार्रवाई हुई है, 2 थाना प्रभारी निलंबित हुए, 5 पुलिसकर्मी लाइन अटैच हो गए। पूर्व में यहाँ पे 2 लड़कों की मृत्यु हुई थी संदिग्ध रूप से, जिसमें अवैध शराब के संबंध में बात आई थी। उसके बाद परसों रात में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वैसे मॉनसून सत्र में महज 5 मिनट में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पास हुआ था, जिसमें जहरीली शराब से संबंधित अपराधों के लिए सजाए मौत तक का प्रावधान है। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सड़क पर उतरती उससे पहले ही शिवराज सरकार ने तराना छेड़ दिया कि हुई सस्ती बहुत ही शराब कि ज़्यादा पिया करो। ये बात मजाक में कही गई, लेकिन सियासी तौर पर बेहद गंभीरता से शिवराज सरकार ने उमा भारती को अप्रासंगिक कर दिया है। उनकी हालत न खुदा मिला न विसाले सनम की हो गई है। एक और बात कि इससे मध्य प्रदेश सरकार का मय प्रेम दिख रहा है, और भले ही वो अवैध शराब के प्रति कठोर कानून बनाने की बात कर रही हो, लेकिन ज़मीन पर हालात जुदा हैं। भिंड से दिलीप और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब में जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे पर, उसको लेकर मुख्यमंत्री चन्नी भड़क गए और उन्होंने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार और मेरा नाम लेने के लिए दबाव तक डाला गया। दूसरी खबर बिहार से, क्या शराबबंदी कानून पर ढीले पड़ सकते हैं नीतीश कुमार। तीसरी खबर, चीन की हिमाकत एक बार फिर देखने को मिली है। अरुणाचल प्रदेश में एक भारतीय युवक को अगवा किया गया है और अब अपील की जा रही है कि उसे छुड़ाया जाए। चौथी खबर, कोरोना की जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसको लेकर एक्सपर्ट पैनल ने सिफारिश की है कि उन्हें अब बाजारों में भी लाया जाए। देखते हैं क्या फैसला होता है। और पांचवी खबर, कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें आज देश में पहली बार 24 घंटों में 3 लाख के पार हो गए हैं कोरोना के मामले। तो इन 5 खबरों में से आप कौन सी खबर देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस पोल में हिस्सा लें और अपनी पसंद की खबर चुनें।